हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग वो समझ लीजिए। ओके, माई सेल्फ मनसाराम यादव फ्रॉम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर, आमावा सूफी, अयोध्या। हम बात करने के लिए आए हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा चल रहा है। इसमें हमने बात की है आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया, पूरा डिटेल से पढ़ा है। जिस भी बच्चे ने ना पढ़ा हो वो पहला वीडियो देख के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे। आज हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलाम का नियम। हम कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे, कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो बात की जाए कूलॉम्स लॉ की, तो क्या कहता है कूलॉम्स लॉ कि अगर कहीं चार्ज है, क्या है, कहीं कोई चार्ज है, और हमने जैसे देख रखा है कि चार्ज टू टाइप्स के, नेगेटिव और पॉजिटिव, Q1 और Q2। देखो भाई, चार्ज तो दो होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या है, जैसे कोई लॉ हुआ, कोई नियम हुआ, जब वो डिफाइन किया जाता है तो ज़्यादातर हम क्या है प्लस चार्ज पे ही लेके उसको डिफाइन करते हैं। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षित होंगे एक दूसरे से। तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए आए हैं कूलाम साहब। कूलाम साहब क्या बोलते हैं, कूलाम साहब का जो नियम है, वो नियम जो है उन्होंने पॉइंट चार्ज पे दिया है। ये जो आवेश है ना, ये आवेश जो है ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बहुत छोटे चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज। इसको हम बिंदु आवेश बोल सकते हैं, बिंदुवत आवेश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बिंदुवत आवेश। बहुत छोटे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है कूलॉम्स लॉ, बड़े आवेश के लिए नहीं। बड़े के लिए हम इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन जो ये लॉ है ये बिंदुवत आवेश के लिए, बहुत छोटे छोटे चार्ज के लिए। तो हमने कोई दो चार्ज ले लिए हैं, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। देखो, जो कूलॉम्स लॉ होता है, पहला तो ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बिंदुवत आवेश के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा क्या है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब दो बातें हुई, जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो उनके केंद्र से ली जाती है, उनके सेंटर से ली जाती है डिस्टेंस। दोनों आवेश के, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है। एक तो ये रीजन है सेंट्रल फोर्स होने का। दूसरा रीजन क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ, दोनों फोर्स ही तो हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनके सेंटर से पास होने वाली लाइन के अलोंग होती है, इनके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश होती है बल की दिशा। इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, केंद्रीय बल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा पॉइंट चार्ज के लिए होता है ये सेंट्रल फोर्स होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, the force between 2 point charge is directly proportional to the product of electric charge and inversely proportional to the square of the distance between two charges।
ये लॉ यहीं तक नहीं है। एंड इनकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन होती है उस लाइन के अलोंग ही होती है। ठीक है, जैसे देखो ये Q1 है, ये Q2 है, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया, चलो 1 ही रहने दो। तो ये Q1 जो है ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इसको हम बोलेंगे F2। दूसरे आवेश पर फोर्स ड्यू टू 1 F1, और Q आवेश Q1 पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे F1 ड्यू टू Q। जो F1 पे फोर्स लगता है और जो F2 पे फोर्स लगता है, दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। देखो दूसरे पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, पहले पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है और उसको हम नाम दे देते हैं F। दे दिया। तो कूलम्ब्स बाबा बोलते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया कूलम्ब्स ने। तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये पूरा है कूलम्ब्स नियम। चलो हम कूलम्ब्स नियम इतना नोट कर लो, फिर हम कूलम्ब्स नियम लिखते हैं कि कूलम्ब्स नियम है क्या। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो हम यहाँ लिख देते हैं कूलम्ब्स नियम क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, हमारे बच्चे लोग देखेंगे स्टेटमेंट क्या है ध्यान से। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की बच्चे यहां पर जरूर ध्यान देंगे, बल की दिशा, क्योंकि जो भी बच्चा कूलम्ब्स नियम याद करता है वो केवल यहीं तक याद करता है, वो आगे नहीं जाता है, बल की दिशा पे जाता ही नहीं। और जब बल की दिशा पे जाता नहीं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से वो सॉल्व नहीं कर सकता। अगर उसको बल की दिशा की जानकारी नहीं है तो वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। और जब बल की दिशा नहीं जानेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा नहीं जानेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं जानेगा, तब भी प्रॉब्लम होगी। न्यूमेरिकल करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
तो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि बल की दिशा दोनों आवेशों को, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। जैसे यहां पे देखो Q1 के कारण अगर Q2 पे जो फोर्स लग रहा होगा तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा उसी के अनुदिश ये F21 हो गई, और दूसरे आवेश के कारण जो इस पे बल लग रहा है वो F12 हो गई। देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है कि नहीं, डन। अब देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना रखी है, इक्वेशन सेकंड। आप पहले ये डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन के नीचे F ये और ये लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को संयुक्त कर लो तो यहां से क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से हमारा एक फार्मूला बना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट। ये आया हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, नोट करो। रोक दिए हुए। हाँ, तो हमने देखा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या है, एक कांस्टेंट है, और K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन जो होता है इसको बोलते हैं माध्यम की परावैद्युतांक, माध्यम की परावैद्युता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज था और दूसरा यहाँ पे Q2 चार्ज है। देखो अभी तक जितना भी यूपी बोर्ड में पढ़ाया गया है भाई उससे तो अलग है, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो भी पढ़ाते हैं वहां पे एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, यहाँ पे नॉट नहीं। हमने क्या बोला, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन है, नॉट नहीं है। नॉट कब होगा अभी बताते हैं, अभी ये एप्सिलॉन है। जैसे मान लो Q1 और Q2 जो है आवेश रखा गया है किसी मीडियम में, अभी मैंने ये नहीं कहा कहाँ रखा है, कोई मीडियम है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक जो है वो K है। K क्या करता है, परावैद्युतांक क्या करता है, परावैद्युतांक जो है वो अपने में से, जैसे ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वो अपने में से इस आवेश के जो प्रभाव हैं उस आवेश के प्रभाव को पास होने देता है कि नहीं, इसको डिफाइन करता है परमिटिविटी। तो अगर ये पास करने देगा, कम देगा या ज्यादा देगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप्स का मीडियम है। अगर ये दोनों आवेश हम ले लें Q1 और Q2, हमने एयर में ले रखा है, कहां ले रखा, एयर, हवा में या वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में है, तो वहां पे हम जो एप्सिलॉन है उसके लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा चार्ज दोनों आवेश हवा में रखा हो या निर्वात में रखा हो तो जो कांस्टेंट K है वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वो किसी मीडियम में है तो एप्सिलॉन रहेगा, अगर हवा में हो या निर्वात में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो आवेश रखा गया है वो हवा में रखा गया है। तो यहां पे लिख लो, यदि आवेश हवा अथवा निर्वात में रखा हो,
अथवा निर्वात में रखा गया हो। तो k इक्वल टू क्या बनेगा 1/4πε0। ओके, ये k की वैल्यू होती है, k इक्वल इतना होता है। देखो भाई, जो इस एप्सिलॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे से बात करेंगे, जब वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की बात होगी तब। अभी के लिए कूलाम्ब्स लॉ चल रहा है, तो इसको यहाँ पे स्किप करो और कूलाम्ब्स लॉ आगे पढ़ते हैं। k की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, डन। चलो आगे देखते हैं। यहां से देखो F इक्वल टू k Q1 Q2/r²। यहाँ पे 1 मानो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, k इक्वल टू होगा F r² Q1 और Q2। ये तो होगा। देखो k का मात्रक बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। फोर्स है, फोर्स बोले तो न्यूटन, और दूरी मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, कूलाम कूलाम का स्क्वायर। तो k का मान, k का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो k इक्वल टू, अगर हमारा चार्ज हवा में है तभी 1/4πε0, अगर हवा में है तब के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो इसकी बात हुई। ओके, यहां पे जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, अब देखो इसी फार्मूले से, इससे हम एप्सिलॉन नॉट बनाते हैं। इससे एप्सिलॉन नॉट कैसे बनेगा, देखो यहां से देखो, एप्सिलॉन को ऊपर रख लो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/4π। ना ये नहीं, इसको नोट करो फिर मिटाते हैं। ओके, हमने बात करी है 1/4πε0 इक्वल टू क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो ये 1/4πε0 का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 4 होता है कांस्टेंट, पाई भी होता है कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं, 1/ε बोल सकते हो। तो अगर यहां से एप्सिलॉन की बात की जाए, एप्सिलॉन का मात्रक की बात की जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में बहुत प्यारा, एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ और मात्रक बताओ और इसकी बीमा बताओ। तो हम इसका मात्रक देखते हैं। देखो इसको मैंने उल्टा किया तो यहां से c² भी हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और यहीं से हम इसकी बीमा बता सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो देखो देखो, क्यू है वो कूलाम है, कूलाम बोले तो क्यू रहा होगा भैया, यहां पे क्यू रहा होगा तभी तो कूलाम आया है, और क्यू रहा होगा तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इक्वल टू यहाँ पे 1 मानो, Q इक्वल टू IT। तो I के लिए जो डायमेंशन यूज होता है A, टाइम के लिए जो यूज होता है T, तो Q² के लिए A² T²। ओके, और न्यूटन, यह है न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स का मात्रक, फोर्स की यूनिट, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है mLT-2। और मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है यहां पे रही होगी कोई दूरी, और दूरी है, दूरी के लिए क्या यूज करेंगे L, डायमेंशन बीमा, और L का स्क्वायर है तो L²। ओके, तो देखो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बीमा, यहां से L 2 और 1 3, ये ऊपर जाएगा m-1 2 और 1 3 L3, और ये ऊपर गई है 3 तो माइनस, और T ऊपर जाएगा तो प्लस, और A2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की बीमा m-1 L-3 T 4 A2। और इसकी अगर हम
मान वैल्यू की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, मान की बात करो, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी अभी तक की बात हुई। इससे यूपी बोर्ड में हर साल 1, 2, 3 नंबर का तो बनते ही बनता है। तो यहां तक हमारी बात हो गई छोटे छोटे क्वेश्चन की। ओके, नोट कर लो, आगे बात करते हैं। हाँ चलो हम देखते हैं अब कूलाम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल। F = Q1 Q2/r²। आइए बड़े प्यार से देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, यूपी बोर्ड में यह आया हुआ क्वेश्चन है। 18 में आया है, 20 में आया है, और उसके पहले 16 में, 14 में, 17 में मान सकते हो आया हुआ है। अगर मैं मान लूँ यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास कोई एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी साइड ए है, चार्ज क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। अगर चारों कोनों पे 4 रखे हैं, इसको नाम दे दो A B C D, ऐसे नाम दे दिया, ABCD दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है किसी एक कोने पे, चाहे A पे पूछ ले, चाहे B पे पूछ ले, चाहे C पे पूछ ले, चाहे D पे पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर वो पूछ ले B पर F बताओ, फाइंड रिजल्टेंट F एट B, फाइंड रिजल्टेंट F एट B, तो कैसे निकालेंगे? देखो भैया, पहले तो ये आवेश है, ये चार्ज है, इसके कारण इस पर एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इसको क्या नाम देंगे? FB। कहां लग रहा है? B पे, किसके कारण? A के, FB ड्यू टू A।